आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्र पदाधिकारियों और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ अहम बैठक की है। आपको बता दें कि मुख्यालय पहुंचने पर नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस बैठक बीजेपी की आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनौतियों और पार्टी की रणनीति को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बैठक रखी है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदाधिकारियों को खास तौर पर युवाओं के साथ संवाद और जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया है। बीजेपी की नजर युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने और लगातार जो संवाद है या फिर जो कनेक्शन बोला जाए तो वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बैठक में पदाधिकारियों को नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने का संदेश दिया गया। साथ ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहने के लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत तरीके से कार्य करने पर भी जोर दिया गया है। वही आपको बता दें कि बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा की। और फिर अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब नवनियुक्त जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी इस मीटिंग को जो है शुरू किया जा रहा है और प्रधानमंत्री लगातार उनके साथ संवाद कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो अजय जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नई टीम का गठन किया, ज्यादातर उसमें महिलाओं को आगे रखने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, अब युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको बताएं, जन जी का जो आंदोलन चला तमाम देशों में, फिर भारत पे चला जी, तो उस पे सबसे पहले अगर कोई चेत गया, सुधार कर लिया तो बीजेपी ने कर लिया। बीजेपी ने नीट वाले में कई बातें, कानून बना दिया, बाकायदे कानून ला करके काफ़ी मजबूत स्थिति कर दी, अदालतें हो गई जी। अब वो जंजी के लिए इन्होंने क्या किया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ये बात हुई कि बीजेपी ने 78% नए लोगों को दिया, 78%। जी। सिर्फ जो पुराने चेहरे थे वो 14 चेहरे थे जी। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी ही एज बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मतलब एक इतनी कम एज के व्यक्ति को, 46 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, एक अपने आप में रिकॉर्ड इतिहास है। दूसरा, बीजेपी ने ये भी तय कर लिया कि हम इसके लिए मीटिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे और जो 14 साल से और जो इससे अधिक के बच्चे हैं इन सबसे संवाद करेंगे जगह जगह, और इसके बाकायदे केंद्र बनाएंगे जी। केंद्र में इनको जोड़ेंगे, युवा सम्मेलन करेंगे, जन जी के सम्मेलन करेंगे और इनकी समस्याओं को समाधान करेंगे। इनके बीच में शक्कर के तरीके मिल जाएंगे जी। और इनको पॉजिटिव, उसमें खासतौर से नेशन फर्स्ट के विचार पे, इनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम विचार। आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य यही था, एक ये, दूसरा वंदे मातरम। तो जितनी तेज़ी से बीजेपी ने महिलाओं को किया है और यहाँ तक किया है कि आप अंदाज़ा लगाए, 2 मुस्लिम पहली बार, 2 पहली बार ईसाई, आदिवासी लोगों को लिया है, सिखों को लिया है और सिखों के साथ पारसी को लिया है जी। तो मतलब सभी मजहब के लोग भी लिए। तो तमाम ऐसी बीजेपी की आज जो 65 सदस्यीय कार्यकारिणी है वो भी आज आई और उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की, बहुत अच्छे माहौल पे मुलाकात हुई। सुबह भी मीटिंग हुई नितिन नवीन की, उसमें कई चीज़ें डिसाइड हुई कि वंदे मातरम अनिवार्य रूप से हर एक कार्यक्रम में गाया जाएगा, रोजाना गाया जाएगा और इसको हम व्यापक करेंगे, गांव-गांव, बूथ-बूथ, हर गली, हर शहर स्तर। लेकिन अजय जी, बीजेपी की तरफ से तो लगातार ये कार्यक्रम चलाने की बात कही जा रही है कि हम जागरूकता पैदा करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो साफ कह रही है कि हम नहीं पढ़ेंगे पूरा वंदे मातरम। अब देखिए कि जब ये बीजेपी ने किया तो कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया जी। कांग्रेस में आज राहुल गांधी को बयान कुछ और देना था, क्योंकि बीजेपी ने इस समय जो अपनी कार्यकारिणी गठित की है
इसमें महिलाएं काफ़ी पावरफुल महिलाएं ली, जैसे स्मृति ईरानी को लिया जी। तमाम ऐसी महिलाओं को लिया कि जो अपने आप में बहुत बड़ी इमेज रखती है। यही नहीं, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए इसमें महिलाएं हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाए। इन सब के अलावा 18% महिलाएं, जिसमें वसुंधरा राजे जैसी जो अध्यक्ष से 38 साल बड़ी हैं। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये सब देख करके राहुल गांधी ने भी अपना रुख बदल लिया। आज इन्हें भाषण दूसरा देना था, ये भाषण दूसरा दिए। इन्होंने कहा देश की शक्ति है नारी जी। इन्होंने कहा युवा यहाँ के प्राण हैं, और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा, जन जी के लिए। तो आप देखिए कि बीजेपी अगर कर रही है तो उसका देखी कांग्रेस में भी एक ये आया नकल करने का। दूसरी बात, कांग्रेस महसूस कर गई कहीं चूक ना जाए जी। मगर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, इन्होंने बयान दिया, उनके कार्यक्रम में आज से अमल हो गया। और शाम की ये पोजीशन रही तमाम, उस पर ये हो गया कि कल मॉर्निंग से आज भी पोजीशन वंदे मातरम का गायन शुरू हो गया। और कल सुबह से लोगों ने वंदे मातरम, कई आरएसएस वालों ने लड़ लिया। कल सुबह से वंदे मातरम का कई कॉलेजों, कई स्कूल में शुरू हो जाएगा। तो ये सब अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कितने हिसाब से सब ये किया है जी। अब आप अंदाज लगा ले, इसी देश में पहले इतनी बुरी स्थिति थी कि पूछे नहीं। मतलब सेना के पास जूते पहनने के लिए नहीं थे जी। और यही नहीं, जो हमारे ओलंपिक एशियाड में जाते थे जूते पहनने के लिए नहीं थे। और वहीं इसी देश के प्रधानमंत्री की सिगरेट जहाज से आती थी, नेहरू जी की। आज ये स्थिति नहीं। सबसे बड़ी बात आई है कि इधर काफ़ी खर्चे कम कर दिए गए हैं। जो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री वगैरह खर्चे थे, वो गाड़ी वगैरह के इन सब के खर्चे बंद कम किए गए। आज भी वो देखने को मिला मोदी जी के आने पर जी कि मतलब किस तरह से पेट्रोल की व्यवस्था बचत की जा रही, तमाम संसाधनों, तमाम खर्चे, जो महंगे व्यंजन थे वो बंद हो गए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी और शुरुआत हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो जन जे के बच्चे हैं और जो युवा लोग हैं, इनके लिए कुछ वास्तव में कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो जिस तरीके से जेनजी को साधने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस भी आज को आपको बता दें कि पुणे में जो है संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी, छात्रों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में है वो, तो वहां पर भी वो बोल रहे हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं छात्रों की आवाज़ें सुनने के लिए आया हूं। और यहाँ बीजेपी के भी द्वारा लगातार युवाओं के लिए संवाद के लिए कार्यक्रम चलाने की बात कही जा रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए या फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? आपको बता दें, आज जो सबसे बड़ी बात जो राहुल के बयान है, हम आपको सुनने आया हूँ, हम आपकी बात सुनने आए जी। और इस तरह का बोले, उसमें घबराहट थी और जल्दीपन भी था। जो इधर मोदी ने कर दिया तो उन्होंने एकदम से वही चीज़ मैंने आपसे अभी बोली कि उनको बोलना कुछ और था। आज ये हड़बड़ाहट में इतना साफ और इतना सार्थक बोल गए हैं, जिससे पता चल रहा कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। ये पहली चूक ये महसूस कर रहे हैं कि जंजे का जो आंदोलन हुआ, उन लोगों ने वास्तव में, लड़कों ने त्याग किया, और दीपके ने, आशुतोष ने, और इन लोगों ने अनशन का बाकायदे ये किया, और साथ में बांगचुक ने आमरण अनशन किया। जब फसल पक गई तो कांग्रेस काटने पहुंच गई। अब कांग्रेस महसूस कर रही कि ये आंदोलन हमें करना चाहिए। फिर ये जगह जगह झंडा लेकर के इन्होंने पूरे देश में उसकी फसल काटने की कोशिश, उसमें भी कांग्रेस नाकाम हुई। और लोगों को फ़ायदा मिला है, सपा को फ़ायदा मिला है, आप पार्टी को फ़ायदा मिला है थोड़ा। लोगों की सहानुभूति आपके साथ ज़्यादा। संजय सिंह वहाँ गया, कम्युनिस्ट वाले गए, परंतु ये अब उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके पूरा वो लूटना चाहते हैं। खास तौर से दीपके, आशुतोष राणा, इन सबको डैमेज करने के लिए बार बार जंजे का। मगर कितना सफल इनका आंदोलन होता है, उसमें कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आज पुणे में भी दबी जवान लोग कह रहे थे ये यहाँ तो आ गए, परंतु ये झारखंड क्यों नहीं गए? जी बिल्कुल। एक चीज़ और युवाओं में, बच्चों में है, झारखंड में तो राहुल गांधी के पुतले फूके गए हैं। हाँ, पुतले फूके गए हैं। आपको ये भी बता दें, वहाँ पे पुलिस पुतले फूकने वालों को बहुत मार रही, जेल में डाल दे रही। उसके बावजूद भी लोग पुतले फूक रहे हैं। वहाँ जब से सबसे मेन जो बात हुई, वहाँ 5 लाख रुपए का पर्चा बेचा गया। 25 लाख रुपए परीक्षा में, इंटरव्यू में 25 लाख रुपए, तो बहुत बड़ी कमाई हुई है।
और वहाँ के लोगों का कहना, वो सत्ता दल के लोग जो वहाँ की मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट है और उनके जो पार्टनर हैं जनता दल और ख़ास तौर से कांग्रेस, इन सब की उसमें मिली भगत, इसीलिए वो ईडी की जांच होनी चाहिए कराने को तैयार नहीं, सीबीआई की जांच। तो ये भी एक वजह रही कि राहुल गांधी को इसका पूरा लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उस शख्स को सिर्फ जंतर मंतर दिख रहा था और दूसरे राज्य दिख रहे हैं, मगर झारखंड में इलाहाबाद तक वो जाते हैं, परंतु वहीं से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पे वो झारखंड नहीं जाते। जी, अब तो पुणे भी चले गए, उसी वक्त प्रयागराज भी गए थे वो छात्रों की गूंज करने के लिए। तो जब तीनों जगह इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, अपने आदमियों को ढो करके लाए, परंतु वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमने 75 का देखा है जयप्रकाश नारायण जी का। हम उस समय जेल गए, जो उस समय छात्रों में, लड़कों में जो एक जज्बा था वो जज्बा नहीं। उस समय लड़के बराबर पुलिस से लड़ते थे, पुलिस मारती थी, लड़के सहते थे। और यही नहीं, आप समझे भयंकर जाड़े में भी 3-3, 4-4 कमीज पहन करके निकल पड़ते थे कॉलेजों में, आप प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे, बुरी तरह से मारे जाते थे, पीटे जाते, और जेल जाने के बाद आने को तैयार नहीं थे। 19 महीने जेल पे रहे। आज ये पोजीशन है कि राहुल गांधी कल धरने में पहुंच गए। सबसे ज़्यादा जो छात्रों को दुख हुआ है, यदि कल राहुल आमरण अनशन में बैठ जाते जी, या 20 दिन 14 हुए दिखाई दिए थे वहाँ पे, 20 दिन या 24 दिन का ये आमरण अनशन कर देते, या 14 दिन का कर देते, 10 दिन का, तो इमेज दूसरी होनी होती। वहाँ यहाँ लोगों का कहना कि असली गांधी ने आमरण अनशन किया था, तब महात्मा गांधी को अंबेडकर जी ने जीवन दान दिया। अंबेडकर जी को लगा कि वास्तव में महात्मा गांधी हैं। जब महात्मा गांधी की वाइफ वहाँ पर गई, माँ कस्तूरबा, उन्होंने जब अनुरोध किया अंबेडकर जी को, तो अंबेडकर जी को लगा देखिए उनकी वाइफ आई, मेरी माँ के समान है। अंबेडकर जी ने उनको जीवन दान दे दिया महात्मा गांधी। यही जीवन दान इनको मिल जाता, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नौटंकी हुई। क्या हुआ? FIR हो गई है। FIR होना कोई बड़ी बात नहीं, ये सक्षम थे, ये चाहे लेते मुकदमा दायर करके अब तक सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोई सबके सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। तो लोग ये समझ गए हैं कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इनका सियासत है अपने के लिए कार्यक्रम करने। अब आपको बताना, बीजेपी का एक प्रोग्राम आ रहा है युवा संवाद, जी बिल्कुल, दूसरा जन से जोड़ने का, तीसरा आउटरीच प्रोग्राम। इन तीनों में आज से काम शुरू हो गया, इनकी सब आउटलाइन बन गई, सब जगह इनके प्रोग्राम के चल गए, और उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए युवा संवाद के और साथ में आउटरीच प्रोग्राम के बाकायदे लोगों के मैसेज आने लगे कि यहाँ पे आयोजित कराइए, इन तारीखों में जो भी डेट आपको सुलभ हो कराइए। हम Gen 2 का, और Gen 2 के लोग जो लोग जुड़ने लगे। तो कुल मिला के देखें, अब आप समझ लिए 6 सदस्य की जो वंदे मातरम है, ये कई लोग आज रट रहे हैं और कल तक रट लेंगे। वहीं पे ये पोजीशन है कि जो 2 स्टैंजा हैं वो राहुल गांधी को भी नहीं याद है। सोनिया गांधी को तो याद होने की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सोनिया गांधी अभी भी तेलंगाना नहीं बोल पाती, तमाम शब्द नहीं बोल पाती हैं, जबकि एक 2 साल का बच्चा बोल लेता है। अब मगर सोनिया गांधी उन 6 संदों को जानती हैं जी कानों से कि इसमें कहीं मुस्लिम वोट ना कट जाए, और वो फड़फड़ाने लगे बाईं ओर, उनकी ओर, खड़गे की ओर देखे। कुर्सी वगैरह खड़गे नहीं मान रहे, तो वहीं पास में चौतरा है, उसी के पास बाद में खड़गे जी काफ़ी मिनट तक खड़े रहे, लगभग आधे घंटे तक। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अजय जी उस वक्त तो सफाई दे दी थी इन्होंने कि हमने कुर्सी मंगाने के लिए हाथ आगे किया था, लेकिन बाद में फिर उन्हीं के नेता और उन्हीं के CWC मीटिंग में ये बातें निकलकर सामने आई कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे। देखिए, ये वंदे मातरम नहीं पढ़ना चाहते हैं, चूँकि उनको अल्पसंख्यक वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए। तीसरी बात है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मतलब मान सकते हैं कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक ज़्यादा मायने रखता है राष्ट्र धर्म से। बिल्कुल, चूँकि भारत माँ की उसमें पूजा है, और भारत का माँ का मतलब अखंड भारत जी। अब आप समझ लिए, तो कांग्रेस को क्या अखंड भारत से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। मैं आपको बतला रहा हूँ, कांग्रेस का मतलब, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस तो गंगा है, इनको दिक्कत है। गांधी परिवार को और नेहरू परिवार को इस देश का बंटवारा नहीं हो रहा था। नेहरू जी बोले हम बनेंगे, जिन्ना बोले हम बनेंगे।
जिन्ना का कहना था ये नेहरू तुम बनोगे तो मैं भी बनूंगा, और दोनों लोग अड़ गए। अगर किसी और को बना देते तो जिन्ना तैयार नहीं थे। जिन्ना की मेन खुन्नस जो थी नेहरू जी से थी। उन्होंने कहा मत, तो बोले क्या करें, फिर दोनों बन जाओ, बांट लो, और इन्होंने बांट लिया। आपको ये भी बता दें, नेहरू जी ने देश को 2 टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बंटवाया था। हैदराबाद अलग था, कश्मीर टुकड़ा अलग था, गोवा टुकड़ा अलग था। तब कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि सारे टुकड़े एक हो जाएंगे। ये पटेल ने किया, नेहरू जी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस का बहुत सीधी बात है कि हमको सत्ता मिलती रहे। सत्ता के लिए उन्होंने वो कुर्सी, वो जान रहे थी सोनिया गांधी, अगर ये गाना पूरा चला गया और ये गाना नहीं रोका गया तो हमारी जो सत्ता की कुर्सी है चली जाएगी। उनका कहना कुर्सी ढूंढ रही थी, हाँ उसकी कुर्सी ना लोप हो जाए अगर ये गाना, ये इसमें वंदे मातरम पूरा चल गया। अब वो सोच रहे हैं कि इससे मुस्लिम खुश होगा। मुस्लिम जो है, मुस्लिम ने बाद में उठाई, इन्होंने मुस्लिम को खुश करने के लिए कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि ख़ास तौर से अपने वोट बढ़ाने के लिए और अति संतुष्टिकरण के लिए ये कभी कभी ऐसा एक्शन कर जाती है मुस्लिम को खुश करने के लिए, जो मुस्लिम को भी अच्छा नहीं लगता। तो एक तरफ तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस तो फिर वही करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस द्वारा भी की जा रही है। खुल करके हिंदू मुस्लिम राजनीति की जा रही, तो फिर आरोप कैसे लगाते हैं? कांग्रेस का जो वो है, कांग्रेस ऐसा कहती है, और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की खुल के राजनीति करती है। और जो आज कांग्रेस है जी, आज सत्ता में जब भी आती है हिंदू मुस्लिम करके आती है। मैं आपको बता दूं, आडवाणी का जिस समय रथ निकला था जी, और उस समय जो राजीव गांधी थे विपक्ष के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, और उनका जनाधार था। आडवाणी का रथ जब निकला, अगर राजीव गांधी ऐसे आके खड़े होकर के ऐसे हाथ कर देते तो आडवाणी का रथ को रोकने की हिम्मत और आत्मबल और जनबल से अगर कोई मुकाबला कर सकता था तो राजीव गांधी कर सकते, अगर राजीव गांधी खड़े हो जाते। मगर राजीव गांधी का तो नहीं, होने दो, हिंदू मुस्लिम होगा तो फसल तैयार होगी, उसमें हमको फ़ायदा होगा, सरकार पलट जाएगी बीपी सिंह की और मैं बाद में सत्ता पे आ जाऊँगा। उन्होंने होने दिया जी, और आडवाणी की रथ को सबसे ज़्यादा जो बाईपास दिया है और उसको ओवरटेक कराया और उसको सुरक्षा दी है, तो वो अगर किसी ने दी है तो वो सिर्फ राजीव गांधी ने। रोकने की हिम्मत अगर किसी को हुई तो मैं फिर कहूँगा लालू था और मुलायम सिंह था, दोनों में कितना अंतर है जी। अगर मुलायम ने कह दिया कि हम मस्जिद को या विवादास्पद को नहीं टूटने देंगे तो नहीं टूटने दिया, उसने टूटा जब तो उसने गोली चलाई, कार सेवक मर गए। उसने ये भी कहा मुलायम सिंह ने, और मर जाते तो मैं। ये रहा कैरेक्टर, ये चरित्र था सपा का, जो उसने कहा वो किया। वही वो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर परिंदा तो परिंदा रहा, लोग खाल भी नोच ले गए और सपा का नुकसान हुआ, सपा डैमेज हुई बहुत बुरी देखे, मगर वो भी नुकसान मुलायम सिंह सहने को तैयार हो गए। वहीं कांग्रेस ने दोनों तरफ किया है। कांग्रेस आपको बताना है, राजीव गांधी ने जब चुनाव प्रचार किया तो अयोध्या से शुरू किया। अयोध्या में ये कहा कि आप लोग जो सैकड़ों साल से चाहते थे आपका मंदिर, आपका आस्था केंद्र, मैंने उसके दरवाजे खोल दिए, मैंने शिलान्यास कराया, मैंने मूर्ति रखाई और मेरे सामने इसका निर्माण हो रहा, ये मेरी वजह से, ये उन्होंने कहा। और ये बाद में जब गए तो मुस्लिम एरिया मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ पर जाके क्या कहा, अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा होगा तो मेरा सर पहले होगा, सर झुका दिया। अब आप सर झुका रहे हैं, इस्लाम में सर सजदा मना है। अब वहीं किनसे मौलानाओं के सामने झुका रहे थे मुझे वोट मिल जाए। वहाँ के शहर काजी, वहाँ के मुस्लिम ने कहा कि मैं आपको वोट दूंगा, और दिया। मगर पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या से लेकर के राजीव गांधी हार गए। मुस्लिमों ने उस जगह वोट दिया क्योंकि वचन दे दिया था, मगर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये दोहरी राजनीति हो रही है।
सुबह दोहरी कुछ और राजनीति तो शाम आज भी देखने को मिल रही है कांग्रेस में। आज भी राम मंदिर का मुद्दा जो है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया जाता है कांग्रेस द्वारा। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही विपक्ष है। जब राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तब ये उसके लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उसके पक्ष में नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो अचानक इनको आस्था की याद आ गई। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, कभी तक राम मंदिर कभी भी दर्शन करने के लिए नहीं गए, कभी भी मंदिर परिसर में कदम रखने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मुद्दा निकलकर सामने आया तो सभी दल जो है हमलावर हो गए, और सबसे खास तौर पर बीजेपी पर हमलावर हो गए। बीजेपी को साधने की कोशिश की गई पूरे मामले में। देखिए, आपको बता दें कि राहुल जी के परिवार का रहा है कि ये लोगों की जो सफलता की वजह रही, हमेशा दो नाव में पैर चलने की, या दोहरा मापदंड। दो लोग कहते दो नाव में पैर के मत चलो, मगर ये इतने खिलाड़ी हैं। तो क्या यही कारण है कि सत्ता में नहीं आ पा रही कांग्रेस? अगर एक नाव डूब रही है तो पैर हटा के दूसरे में बैठ जाते हैं। तो क्या यही कारण है अजय जी? इसी कारण ये पार होते रहें और ये नाव की सवारी करते रहें, कुर्सी पे विराजमान रहें, हमेशा सत्ता की सवारी करते रहें, क्योंकि दो पैर पे दो मापदंड रहे इनको। हिंदू मुस्लिम लड़ाने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा, आम कांग्रेसियों का नहीं, इनका रहा। तमाम मुस्लिम लीडर हुए, खान अब्दुल गफ्फार खान, पख्तून और बलूच के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ाया, और वो क्या हुए, उनकी बहुत बुरी स्थिति हुई। यही नहीं, इस देश में एक से एक बड़े मुस्लिम लीडर भी हुए, उन्होंने इतना नहीं किया, चूँकि वो एक तरफा अगर हैं तो निपट गए, या अगर वो निष्पक्ष रहें तो निपट गए। इन्होंने दोनों को संतुष्ट किया कि तुम भी चिंता न करो, न तुम भी। जानबूझ करके मैं आपको बता रहा हूँ, खबरें यहाँ तक की हैं कि जो कत्लेआम हुआ देश की आज़ादी के बाद, वो जानबूझ करके इसलिए भी नेहरू सरकार, नेहरू जी चुप रहें कि जब हिंदू वहाँ से मरा हुआ आएगा, कटा हुआ आएगा, तो हमको यहाँ ये फ़ायदा रहेगा, यहाँ का हिंदू जो है वो दलित होगा, जिससे हमको मजबूरी में वोट देगा। और मुस्लिम से उन्होंने जा कर के कहा, कौन कहता है मुसलमानों को भारत से हम भगा देंगे, जब तक हम जिंदा हैं कोई नहीं। जो यहाँ मुसलमान रह रहा था उसको मोहल्लों में, गाँव में कोई हिंदू भगाने को दूर रहा, ये कह रहा था आप मत जाओ कहीं ऐसे करना, मगर ये कह रहे थे ताकि मुस्लिम के अंदर डर आ जाए और सत्ता मिल जाए। यही चीज़ मुलायम सिंह ने भी कहा है कई बार राम मंदिर बाबू, मुसलमानों तुमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, कुछ अपनी सुरक्षा के लिए रखो। हम उस शब्द का, उस औजार का नाम नहीं लेना चाहते, या उस विपंस का, या उसका नहीं कहना चाहते जो मुलायम सिंह ने कहा था। जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तो बात कर ली हमने कि किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि बीजेपी ने जो नई टीम को गठित किया है, इसके फायदे आने वाले चुनाव में बीजेपी को क्या मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है? अजय जी देखिए, निश्चित तौर पर बता दें, स्मृति ईरानी ने ड्रामा किया है, हिंदुस्तान की सबसे ड्रामेबाज महिला है। याद रखेगा, हिंदुस्तान में जो भी ड्रामेबाज लोग हैं वही, इंदिरा गांधी से बड़ी नहीं है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी ड्रामेबाज थी कि इंदिरा गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े नेता, अपने बाप से बहुत बड़ा नेता, इंटरनेशनल लीडर, जिसकी वजह से नेहरू जी इंटरनेशनल लेवल पे जाने गए, वो थी पंडित विजय लक्ष्मी। तो लगता है कि स्मृति ईरानी के दोबारा टीम में स्मृति ईरानी के आने पे निश्चित तौर पे मैं आपको जेट, वो जो इन्होंने जनजी का बनाया, उसमें स्मृति ईरानी को मेन रूप से रखा है। और स्मृति ईरानी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, चुनाव हुए, स्मृति ईरानी जीत गए, जीतने के बाद ही तुरंत ही परिणाम घोषित हुए और उनका एक समर्थक मार दिया गया। ये स्मृति ईरानी दिल्ली से भागी और भागते हुए गई, और उसकी मिट्टी को, कार्यकर्ता की मिट्टी पे आगे आ करके, और इतनी जल्दी उन्होंने कंधा पकड़ा है, वहां तक, घाट तक गई। उस उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, अपने यहाँ रखा। वो एक मैसेज गया, ये जज्बा स्मृति ईरानी का था। नेहरू खानदान के किसी भी व्यक्ति को बीजेपी कभी हरा नहीं पाई है। स्मृति ईरानी ऐसी थी जिसने राहुल गांधी को हराया, इसके पहले भी हरा देती, परंतु इन्हीं की पार्टी से एक परिवार के लोगों ने उनको वॉकओवर दे दिया था।
उधर सपा वगैरह ने राहुल को जिताने पे पूरी ताकत लगा दी थी और कुछ ऐसी टेक्निकल वोटिंग हो गई कि कांग्रेस जीत गई थी, नहीं तो उस समय भी राहुल हार जाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी की आज जिस तरीके से बैठक हुई है, नई टीम के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संवाद किया है और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये आने वाले चुनावी तौर पर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।